गुरदीप जी, क्या आप घनश्याम तिवारी जी की पार्टी, आरजेडी, इन सब से इतना डर गए थे लोकसभा में आप इस बिल को लेकर नहीं आए? 2010 की बात हो रही है। अंजनी, 3 सवाल हो गए, तीनों का जवाब दूंगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। पहले तो एक गलत बयानी हो रही है कि डिलिमिटेशन की शर्त है, संसद में भी कल बोला गया बीजेपी की ओर से, जो डिलिमिटेशन पे फ्रीज है अंजना जी, वो पॉपुलेशन बेस्ड डिलिमिटेशन पे है, बाकी पे नहीं है। 2001 में फ्रीज लगा था, 71 से शुरू हुआ, इसलिए शुरू हुआ ये कि साउथ के स्टेट ने पॉपुलेशन कंट्रोल की है और वो कहते हैं कि अगर आप पॉपुलेशन के बेस पे संख्या बढ़ाएंगे तो साउथ की संख्या सीटें कम हो जाएगी लोकसभा में, तो उनको पॉपुलेशन कंट्रोल करने का रिवॉर्ड मिलने की बजाय उसकी सजा दी जाएगी। इसलिए 1971 से फ्रीज लगा हुआ है। आखिरी बार लगा था 2001 में जब वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे कि 26 तक ये फ्रीज रहेगा, 31 के डिलिमिटेशन सेंसस के बाद इसको हटाया जाएगा। वो डेटा भी एक सेकंड सर, आपको टोक रही हूँ, एक सेकंड, वो डेटा भी दिखा दीजिए। जो डेटा आप ही की बात होगी सर, बस डेटा बता रही हूँ। ये हमने परिसीमन से बदलेगा क्या लोकसभा? 12वीं नंबर का जो ग्राफिक्स है 2026 की जनसंख्या के आधार पर, जैसे उत्तर प्रदेश में 80 सीटें मौजूद तो वो 143 हो जाएंगी जो प्रस्तावित है। वहीं अगर आप देखें तो केरल में 20 की 20 ही सीटें रहेंगी, नीचे आएगा वो। सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में ऐसी जगहों पर सीटें बढ़ेंगी। हाँ, अब अपनी बात पूरी कीजिए। यही कह रहा हूं अंजना जी, इसीलिए ये डिलिमिटेशन नहीं हो पा रहा है। लेकिन 2001 में फ्रीज लगने के बाद 2002 में डिलिमिटेशन हुआ, कमीशन बना जिसने 2007 में रिपोर्ट दी, क्योंकि वो नॉन पॉपुलेशन बेस था। विमेन रिजर्वेशन डिलिमिटेशन नॉन पॉपुलेशन बेस है, वो आज भी हो सकता है। 93 के अंदर जब 15 लाख विमेन को रिजर्वेशन दिया गया, इसके जो लोकल बॉडीज हैं, तो वहां पे डिलिमिटेशन की जरूरत नहीं पड़ी थी। 6 महीने के अंदर पूरी लिस्ट तैयार हो गई थी और 93 में कानून पास हुआ, 94 में मध्य प्रदेश में पहला चुनाव हो गया विमेन रिजर्वेशन का। हमारे देश में 15 लाख लोगों के लिए 6 महीने के अंदर आप तैयारी कर सकते हैं। लोकसभा विधानसभा के लिए आपको 15 साल चाहिए। ये पहली गलत बयानी बीजेपी कर रही है, क्योंकि नियत नहीं है। दूसरी बात जो आपने बोली, इन्होंने बोली परमानेंट रिकॉर्ड है कि 29 की हमने बात बोल दी। तो सुनीता जी, 29 की बात तो बुलेट ट्रेन की भी बोली थी कि 22 में शुरू हो जाएगी, किसान की आय दुगनी हो जाएगी 22 में बोला था आपकी सरकार ने। 100 स्मार्ट सिटी बोला था 22 तक बन जाएंगे, संसद में बोला था ना, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये मत बोलिए कि जो हम बोलते हैं संसद में वो पत्थर की लकीर हो जाती है, वो तो बदल जाती है। जो मेन बात मैं कहना चाहता हूं, जो इन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने 10 में राज्यसभा में पास करवाया, उसके बाद लोकसभा में क्यों नहीं करवाया? मैं मौजूद था सुनीता जी उन मीटिंग्स के अंदर, तब मैं सलाहकार होता था उपराष्ट्रपति जी का, चेयरमैन राज्यसभा का। राज्यसभा में जब बिल आया, अरुण जेटली जी लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने पूरा सहयोग किया और जो पार्टीज विरोध कर रही थी उन पार्टीज के हमने सांसदों को मार्शल की मदद से बाहर किया था और यह बिल पास हुआ। जब लोकसभा में ले जाने की बात हुई अंजना जी, तो सुषमा स्वराज जी जो लोकसभा की लीडर ऑफ अपोजिशन थी, उन्होंने स्टैंड ले लिया कि अगर आप मार्शल लगाएंगे, अगर आप किसी भी एक भी एमपी को सस्पेंड करेंगे, ये कहा था, तो लोकतंत्र का हनन होगा। बीजेपी उस जमाने में ये मानती थी कि किसी भी सांसद के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, वो हल्ला करे, वो कुछ करे, उनको सदन से सस्पेंड नहीं करना चाहिए। और ये प्रेशर देके बीजेपी ने सहयोग करने से मना कर दिया था। 4 साल तक हम मनाते रहे, 4 लोकसभा से 4 साल सुषमा स्वराज जी की वजह से पास नहीं करा पाए रही। एक मिनट, बीजेपी की वजह से। सुषमा स्वराज जी बीजेपी की लीडर थी, उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया था। मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं आपके चैनल पे। 2010 से लेकर 14 तक कोशिश होती रही, बीजेपी तैयार नहीं हुई। ये वही बीजेपी है जो छोटी छोटी बात पे आजकल 1-1 दर्जन 2-2 दर्जन सांसद को निकाल देती है, सदन से सस्पेंड कर देती है। उस समय इस बिल के लिए वो तैयार नहीं हुए थे और यही बीजेपी है। मोदी जी की बात अगर हम करें तो अगर इसी लॉजिक पे चलना है तो 14 से 19 तक तो मोदी जी भी नहीं लाए, 1919 से लेकर 23 4 साल ये हो गए तब भी नहीं लाए। कुछ फैसलों का वक्त होता है। मोदी जी राजनीतिक वक्त से चले, हम इनकी मजबूरी से चले थे। इन्होंने बिल को लाने लोकसभा में नहीं दिया। घनश्याम जी अब अपनी बात बोल लीजिए, उसके बाद से मैं सुनीता जी आ रही हूँ। आपने मुझे ओबीसी वाली बात बोली, ये भारतीय जनता पार्टी का 2014 का मैनिफेस्टो, ओबीसी वाली बात बोली थी। ये भारतीय जनता पार्टी का 2019 का मैनिफेस्टो। 2014 में भारतीय जनता पार्टी जनवरी में ही ऐलान करती है कि भाजपा संविधान संशोधन के जरिए संसद व राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रदान करने को प्रतिबद्ध है। ये आपकी प्रतिबद्धता जो 2014 में वोट लेने के लिए शुरू हुई, जो अभी गुरदीप जी ने कहा कि 4 साल तक प्रतिबद्धता संसद में तो नहीं दिखाई दी, वो अब 2034 में जाकर के भी प्रतिबद्धता रहेगी कि नहीं रहेगी, इसका कोई ठौर ठिकाना नहीं है।
तो ये जिस तरीके से आपने अपने दिए किए हुए वादे, वो तो 29 पे वो स्टिक कर रही हैं कि 29 तक होगा। अगर किसी को पता हो, आप भारतीय जनता पार्टी के अनेक प्रवक्ताओं से पूछ लीजिए, आप सिर्फ जेपी नड्डा जी का भाषण सुनिए, बोला है ये भारतीय जनता पार्टी ने एक जुमला छोड़ दिया है, जैसे कि उनके 2014 और 2019 के घोषणा पत्रों में जुमले हैं, 2 करोड़ रोजगार, काला धन, तमाम जुमले हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के प्रतिनिधित्व को अनंत काल के लिए पोस्टपोन कर दिया है। मलूक जी ने तो ये कह दिया आज तक पे कि वो मायावती जी से कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि 50%, क्योंकि आपको 50% आरक्षण चाहिए ना सर, 50% महिलाओं को टिकट देंगे। कुमारी बहन मायावती जी ने खुद ने भी कहा है प्रेस करके, और कुमारी बहन मायावती जी ने जो बोला है वही मैं बोल रहा हूं। और मैं जो हमारे साथी कांग्रेसी, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं कि 2009 से 2014 तक क्या आपका ओबीसी रिजर्वेशन में था? और अगर नहीं था तो ये अब कहां से ले आए? और अगर ले आए हो तो आपका जितने भी प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है और जो सारे विभाग हैं, क्या ओबीसी के लिए उसमें आपने रिजर्वेशन कर रखा? एक सुनीता दुग्गल जी से पूछना चाहता हूं कि जो पिछले जो सेंसस है उसके आधार पर आप संविधान में इतने संशोधन कर रहे हैं, क्या अगर 2 साल जो परिसीमन आयोग का समय उसे 6 महीने कर दें और इसी समय 2024 में लागू कर दें तो आपको क्या दिक्कत है? और एक बात और कहना चाहता हूं कांग्रेस वाले साथी से और समाजवादी वाले साथी से कि क्या जो औरतों के अलावा जो पुरुषों का है ओबीसी के लिए, उसमें भी आप आरक्षण चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ठीक है, दोनों से इस पर जवाब लूंगी, लेकिन संजय जी आपके कमेंट के बाद। तो पॉलिटिकल डिबेट आप सुन ही रहे हैं, किस तरफ जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है। महिलाएं खुश हो नहीं हो, अभी तो यही अब यही समझना मुश्किल हो रहा है। नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है कि अगर आप आम महिलाओं की बात करें, हम सब स्टूडियो में डिबेट कर रहे हैं, हम सब अलग अलग फोरम पे डिबेट कर रहे हैं, लेकिन क्या गांव की महिलाओं को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? मैं गांव की महिलाओं की जब जिक्र कर रहा हूं तो तमाम ऐसे हमारे महिलाएं हैं देश में जो अशिक्षित हैं, जिनको इनसे से कोई वास्ता नहीं है। और मुझे लगता है इसी से कनेक्टेड है ये जो कोटा विद इन कोटा की जो बात हो रही है कि दलित महिलाओं को तो रिजर्वेशन मिल जाएगा, आदिवासी महिलाओं को रिजर्वेशन मिल जाएगा, लेकिन अगर आपने कोटा विद इन कोटा, अगर ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं किया तो वो शायद इससे अछूती रह जाएंगी। तो इसी वजह से मुझे लग रहा है ये सारी विपक्षी पार्टियां इस बात का पे जोर दे रही है कि भाई कोटा विद इन कोटा होना चाहिए। लेकिन सचमुच कहूं तो एक आम नागरिक, एक आम महिला को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आरक्षण मिला या नहीं मिला। ये उसके वोटिंग पैटर्न को प्रभावित नहीं करेगा 2024 में, क्योंकि आप तो बीजेपी की फिर जितनी उम्मीदें हैं कि इसके जरिए महिलाएं और भी उनकी तरफ आएंगी, उस सपने को तोड़ रहे हैं। बिल्कुल मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये वोटिंग पैटर्न को बहुत प्रभावित करने वाला है। 2 चीजें हैं। हाँ। क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा 2024 में या 2029 में भी। क्या बीजेपी को बड़ा फायदा होगा? मुझे नहीं लगता कि कोई बड़ा फायदा होने वाला है, क्योंकि जो आम मतदाताओं की अगर मैं बात कर रहा हूं उनको इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सुनीता जी आप तो सांसद हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकल ही सकता है। जैसे सब लोग कह रहे 2011 का सेंसस है हमारे पास, क्या कोई तरीका नहीं निकल सकता 24 में से लागू किया जाए? देखिए ऐसा है अंजना जी कि जिस तरह से जो प्रावधान जो है उसके अंदर जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसके हिसाब से आपको बताया गया है कि जैसे पहले सेंसस और उसके बाद परिसीमन और उसके बाद ये लागू होगा। लेकिन मैं सुन रही थी इससे पहले कांग्रेस के प्रवक्ता जो बात कर रहे थे सुषमा जी के बारे में, तो वो सुषमा जी से क्या इतने डर गए कि जो इमरजेंसी लगा सकते हैं, जो राष्ट्रपति जी से जो है वहां बाथरूम में जाकर साइन करवा सकते हैं इमरजेंसी के कागजों पर, जो कि जो है पूरी की पूरी प्रेस को जो है एकदम से बैन कर सकते हैं, तो वो सुषमा जी से उनको इतना डर लग गया और उनको ये लगा और उनको लगा कि अगर वो 2010 से लेकर 2014 के बीच में इसको अगर लोकसभा के अंदर कम से कम वो लेकर तो आते, वहां वो गिर जाता, पास ना होता, कम से कम ये पता लगता कि कौन इसके फेवर में है कौन इसके फेवर में नहीं है। अब आप ये देखिए, चाहे किसने कितनी भी चर्चा की, चाहे इसमें कितने भी सवालात उठे, लेकिन सबने इसके फेवर में वोट किया, उनकी मजबूरी थी उनका करना। कौन ये चाहता है कि जो है कि महिलाओं का जो है वो उनके कोप का भाजन बने? इस खुशी में कि आरक्षण बिल पास हुआ है, एक केक खरीदा जाए। एक केक है जिसमें 543 पीस बनते हैं, उसका 33% है 181। वो पीस काट के देने में अभी क्या प्रॉब्लम है? जी तरीके हैं ना इसके।
वो पीस काट के अभी देने में नहीं, हम सीटें बढ़ाएंगे परिसीमन के बाद, बड़ा केक लेंगे, उसके बाद से ही काटेंगे। एक सिंपल कॉमन सेंस का सवाल मैं आपसे पूछ रही हूँ। और ये 543 पीस जो है ये हमारे लिए रिजर्व रहेगा, इसमें से किसी को नहीं मिलेगा। हाँ, ये 543 जिनका जो अभी है वो उस तरह से रिजर्व रहेगा, उसमें से कुछ नहीं मिलेगा, जो बढ़ेगा उसमें से हम देंगे। इसकी सोच क्या है इसके पीछे, ये समझ नहीं आ रहा है। केक है ना मैम, 33% काटिए ना, दीजिए ना अभी 24 में। नहीं, देखिए ऐसा है अंजना जी, ये मैं आपको एक बात इस बात के लिए सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि महिलाएं जो हैं वो पूरे हिंदुस्तान की बहुत जबरदस्त तरीके से जागरूक हो चुकी हैं। 67% वोटिंग करके जो है जिस तरह से उन्होंने जो मैंडेट दिया है, तो ये मुझे लगता है कि अब हर दल का दायित्व बन गया है वो कि वो इस बात की इंतजार ना करें कि कब ये सेंसस होगा, कब ये परिसीमन होगा, और जब 33% आप उनको देंगे तभी जो है उनका प्रतिनिधित्व होगा। अब मुझे लगता है कि ये हर दल का, हर पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा सवाल हो गया है कि वो अगर पार्टिसिपेशन अगर प्रॉपर जो है महिलाओं को नहीं देंगे, उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं देंगे, तो मुझे लगता है उनको जो है इस बात का खामियाजा शायद जो है वो इलेक्शन अपनी ताकत औरतों ने दिखाई दिया है। 66% से ज्यादा अगर वोट करने के लिए वो निकल रही हैं। एक और ताकत दिखाने के लिए आपके पास तरीका है कि अगर ये पार्टियां जो अब 50% आरक्षण की, 33% आरक्षण की मांग कर रही है, वो कितनी महिलाओं को टिकट देती हैं, सबकी नजर रहेगी। दो लाइन का कंक्लूडिंग रिमार्क सप्पल साहब आपके साथ शुरू करते हुए। जी सप्पल साहब। अंजना जी, अंजना जी, दो तीन चीजें जो ये बार बार कह रहे हैं कि सेंसस आपने भी कहा 2011 पे कर दीजिए। सेंसस की जरूरत ही नहीं है, 2010 के बिल में नहीं थी। 15 लाख महिलाओं को जब रिजर्वेशन दिया गया, सेंसस की जरूरत नहीं थी। ये सेंसस की जरूरत तो बीजेपी आर्टिफिशियली लेके आई है, पहली बात। दूसरी बात, ओबीसी पे कांग्रेस के बदले हुए स्टैंड की बात आप बार बार कर रही हैं। 1994 के अंदर, 94 के अंदर विमल रिजर्वेशन आया। 2004 में हमने संसद के अंदर रिजर्वेशन की बात की। 10 साल का समय बीता। उस 10 साल में हमारा ये उम्मीद थी कि ओबीसी महिलाओं को भी पूरा समाज से मिलेगा प्रतिनिधित्व, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता है, 4 और 6 में हमने बिल बनाया था, 8 में स्टैंडिंग कमेटी हो गया, तब तक हमारे पास 13 साल का अनुभव था देश में क्या हो रहा है। उसके बाद 17 साल बीत गए, हम ये देख रहे हैं कि जहां जहां पे रिजर्वेशन नहीं है वहां पे ओबीसी महिलाओं को जगह नहीं मिलती है। ये इस देश की हकीकत है। इसलिए कांग्रेस पार्टी ने पिछले 17 साल के अपने अनुभव के आधार पे स्टैंड चेंज किया है और ये बोला है कि अगर हमें उनको जगह देनी है तो हमको ओबीसी रिजर्वेशन लाना पड़ेगा। ये अनुभव के साथ आया है। जब हमने 94 के अंदर दिया था, उम्मीद यही करेंगे कि ये अनुभव से आया है, ना कि इस बात से कि आप सदन में किस तरफ बैठते हैं। मालूक नागर साहब जी, मैं यही कहूंगा आखिर में कि कुछ भी करो, नई संसद बनाने में बहुत जल्दी करी। 888 सीटें भरें, को इतने संशोधन करें संविधान में, ठीक है, जरूरत पड़े तो वो भी करो, और तुरंत महिला आरक्षण को 24 में लागू करो और 24 में ही नई संसद और को हम भरो। सभी पार्टियां देंगे 50% टिकट इस बार महिलाओं को। मेरे पीछे पीछे जी हाँ, हम सबको कोशिश करना चाहिए कि आरक्षण जितना हुआ है, अगर सरकार कहीं उसको लागू नहीं कराती तो अपनी अपनी पार्टियों में हम सब कोशिश करें कि उस पैमाने पे खरे उतरें। 50% टिकट देंगे। 50% तो आरक्षण के लिए होना चाहिए, क्योंकि इनकी आबादी 50% है और हम पूरा कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को। घनश्याम जी, 50% टिकट देंगे हम। और देखिए, दोनों बातें हैं। एक तो कास्ट सेंसस से भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र सामने आता है। जब आप 2018 का बयान जो संसद में दिया हो राजनाथ सिंह जी ने उसको देखे, तो चाहे वो हो या फिर 50% आप बात करते हैं, मैं कहूंगा कि ये इंडिया अलायंस के लिए, हमारी टीम इंडिया के लिए ये एक अच्छा अवसर है। अगर हम 2034 इस अनंत काल का इंतजार न करें और हम एक इंडिया अलायंस के रूप में 33% महिलाओं को भी आरक्षण देते हैं और या उतनी उम्मीदवारी देते हैं, टिकट देते हैं, उम्मीदवारी देते हैं, तो ये देश की बेटियों को एक अच्छा संदेश जाएगा कि 5 साल इंतजार नहीं करते जिंदा कौमें और अनंत साल तक हमारी बेटियां इंतजार नहीं करेंगी। संजय जी, मुझे लगता है कि उम्मीद तो जगी है लेकिन मंजिल बहुत दूर है। तो मरीचिका के जैसा है, लगता है कि बस मिलने वाला है, लेकिन अभी लगता है मुझे बहुत समय लगेगा।